सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टीडीएस नॉन कंप्लायंस। तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टीडीएस क्या होता है। तो देखो, टीडीएस का मतलब क्या है। ये जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे ये क्या बोलता था, जैसे ही आपने इनकम अर्न किया उसी टाइम पे आपका टैक्स हम कलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन या इंटरेस्ट, आप क्या करते हो, एक सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट करते हो एज ए टैक्स एंड वो पैसा आप खुद गवर्नमेंट को देते हो। एग्जाम्पल देखो, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने क्या किया, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट को, और इसके बदले क्लाइंट क्या करेगा, सीए को कंसिडरेशन देगा। मान लेते हैं कंसिडरेशन है ₹1,00,000 का। तो सेक्शन नंबर 194J जो टीडीएस का सेक्शन है, ये क्या बोलता है कि 1,00,000 की जगह आप क्या करो, 10% टीडीएस काट के बचा हुआ पैसा दो। तो 1,00,000 के ऊपर 10% होता है 10,000। तो जब भी क्लाइंट सीए को पैसा देगा वो 1,00,000 नहीं 90,000 रुपीज़ का पेमेंट करेगा, और जो 10,000 रुपये है, ये जो क्लाइंट है, ये 10,000 रुपये ये खुद जाके गवर्नमेंट को दे देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना आईटीआर भरेगा, आईटीआर के टाइम पे उसे अपने फॉर्म नंबर 26 AS में दिखेगा कि ऑलरेडी 10,000 का उसका टीडीएस कट है। अब 10,000 ये आपको मालूम है 10% है, तो अगर 10,000 10% है तो उसको अपनी जो इनकम है वो 1,00,000 रुपीज़ की दिखानी ही पड़ेगी। वो अपनी इनकम को शॉर्टफॉल करके 80,000 या 60,000 नहीं दिखा सकता। इसके अलावा गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक इनकम एक रिसोर्स हो जाता है। अभी अगर वैसा देखो, अगर ये इसको नॉर्मल पेमेंट करता पूरे 1,00,000 रुपये, तो सीए अपना रिटर्न कब भरता, अगले साल जुलाई में भर देता, तो गवर्नमेंट को पैसा भी अगले साल मिलता। लेकिन ऐसा करने से गवर्नमेंट को पैसा आज ही 10,000 उसके मिल जाएगा, और ये 10,000 का क्रेडिट जो है ये इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल जाएगा जब ये अपना आईटीआर फाइल करेगा। ये जो टीडीएस है ये कब डिडक्ट करना है, तो सिंपल, टीडीएस इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब पेमेंट कर रहा था वही टाइम पे उसने टीडीएस काट दिया। दूसरा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब समझते हैं अभी। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, द मोमेंट यू रिकॉर्ड एन एक्सपेंस और लायबिलिटी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन इफ यू हैवंट पेड इट येट। एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर के एग्जाम्पल में चार्टर्ड अकाउंट था, हम वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सीए ने क्या किया, प्रोफेशनल सर्विसेज वो प्रोवाइड की किसी क्लाइंट को। कब प्रोवाइड की सर्विसेज, मान लेते हैं 1 जुलाई को उसने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की। सीए ने इस क्लाइंट को इन्वॉइस दिया, और इन्वॉइस कब दिया, 5 जुलाई को दिया। अब जैसे ही इसने क्लाइंट को इन्वॉइस दिया, क्लाइंट क्या करेगा, इस इन्वॉइस के आगे इसने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर देगा। तो मान लेते हैं 6 जुलाई को ये जो क्लाइंट है इसने अपने बुक्स में एंट्री पास की, कंसल्टेंसी फीस अकाउंट डेबिट टू उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी नाम रहेगा टू सीए अकाउंट उसने पास किया, 1,00,000 रुपये 1,00,000। अभी समझो, और एक्चुअल में इस क्लाइंट ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट कब किया है, 20 जुलाई। तो इस केस में इसने अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कब किया है, 6 जुलाई को, और पेमेंट कब किया है इसने, 20 जुलाई। तो विच एवर रिजल्ट लिया 6 जुलाई। तो 6 जुलाई के दिन इसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। आप बोलोगे कि पेमेंट तो हमने 20 जुलाई को किया है तो हम इसी टाइम पे इसको पेमेंट काट के देंगे। बराबर, अपन पेमेंट इसको इसी टाइम पे काट के देंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट को जो पैसा देना है, जो आपको ये गवर्नमेंट को जो पैसा देना होगा उसकी लायबिलिटी ड्यू तो इसी टाइम पे हो जाएगी। ये इसका एक फ़ायदा है। आपको मालूम है सेक्शन नंबर 44AD, 44ADA या 44AE, ये सब क्या है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम है। इस केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। तो ये जो सेक्शंस है इसमें क्लियरली बोल के रखा है कि इस केस में आप टीडीएस कब डिडक्ट करोगे, ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें क्रेडिट का आपको कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये पूरा प्रोसेस समझ लो। देखो, सीए ने क्या किया, सेम एग्जांपल, प्रोफेशनल सर्विसेज दी, पेमेंट करना था 1,00,000 रुपये का, लेकिन क्लाइंट उसको कितना करेगा पेमेंट, 90,000 का। अब ये जो 10,000 रुपये का पेमेंट ये क्या करेगा, ये पेमेंट जो है 10,000 का ये क्लाइंट गवर्नमेंट को जाके दे देगा। अब गवर्नमेंट को कब तक देना पड़ेगा, देखो जो भी रिस्पेक्टिव मंथ है जब आपने ये टीडीएस डिडक्ट किया है उसके अगले महीने के 7 तारीख को आपको क्या करना है, तब तक आपको ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब पैसा कैसा दोगे आप, आपको क्या करना पड़ता है, चालान क्रिएट करना पड़ता है, चालान 281। इस चालान के अंदर आप क्या करते हो, ये पेमेंट जाके गवर्नमेंट को दे देते हो। इसके अलावा भी ये जो क्लाइंट है इसके लिए और क्या क्या काम है, तो इसको चालान क्रिएट करके ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेकेंड, इसको टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ता है। अब टीडीएस रिटर्न मतलब क्या है कि इस क्लाइंट ने, ये टीडीएस रिटर्न वैसे क्वार्टरली भी भरा जाता है, तो इस क्लाइंट ने पूरे एक क्वार्टर में कितने लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया, उसको ये पूरी डिटेल्स, उसका पैन नंबर, क्या रेट से डिडक्ट किया, ये सब उसको क्वार्टरली भरना पड़ता है। अब उसकी ड्यू डेट्स क्या है वो देखते हैं। ड्यू डेट क्या है, Q1 कौन सा है, अप्रैल से लेकर जून तक का। तो जून खत्म कब होता है, 30 जून, उसके अगले महीने की लास्ट तारीख को 31 जुलाई, तब तक आपको टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ता है। सिमिलरली जुलाई टू सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 ऑफ जैन, और जैन टू मार्च के लिए 30 अप्रैल की जगह इन्होंने 31 ऑफ मई किया है ड्यू डेट। अभी देखो, टीडीएस के रिटर्न जो आप भरते हैं वो दो रहते हैं, एक रहता है 24Q और एक रहता है 26Q। 24Q क्या बोलता है, ये बात करता है सैलरी की।
अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का जब सैलरी देता है तब उसने TDS काटा होगा तो वो 24Q के अंदर भरेगा अपना रिटर्न, और उसके अलावा अगर कुछ रहेगा सैलरी के अलावा तो 26Q के अंदर रिटर्न भरा जाता है। मान लेते हैं क्लाइंट ने क्या किया, इसको पेमेंट किया 90,000, CA बोलेगा कि 10,000 कम क्यों दिया, ये बोलेगा कि मैंने TDS काट के आपको पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन मान लो इसने पैसा दिया ही नहीं गवर्नमेंट को, और इसने बाद में जाके आर्ग्यू किया कि आपका जो पेमेंट करना था वो 90,000 का, मैंने कोई TDS डिडक्ट नहीं किया, तो आप इस केस में क्या करते हो? तो देखो, इस केस में रोल आता है TDS सर्टिफिकेट का। इसमें रहता है, देखो, फॉर्म नंबर 16 और फॉर्म नंबर 16 है, ये वापस सैलरी के लिए और ये अदर लोगों के लिए। ये क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, इस CA को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ मैंने आपका TDS डिडक्ट किया है, और वो को TDS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। इस तरह ये पूरा TDS का फ्रेमवर्क काम करता है। बात करेंगे अबाउट TDS के नॉन कंप्लायंस के बारे में। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ TDS नॉन कंप्लायंस कितने हैं। टोटल 8 टाइप्स है ऑफ नॉन कंप्लायंस। हम एक 1 बाय 1 सभी देखते हैं। अभी देखो, पहला है नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। यहाँ पे आपको काटने का था 10,000 का TDS, हो सकता है आपने TDS काटा नहीं। सेकंड है शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS, आपको 10,000 का TDS काटना था, आपने सिर्फ 5,000 का TDS काटा। तीसरा है लेट डिडक्शन ऑफ TDS, मैंने आपको कहा था पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मान लेते हैं कि आपका जो पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर की लास्ट डेट आ रही थी 20 अगस्त, मतलब इस तारीख तक आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने इसके बाद डिडक्ट किया। लास्ट है नॉन डिपॉजिट ऑफ TDS। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे आप TDS डिडक्ट करते हो आपको अगले मंथ के 7 तारीख तक गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो आपने वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया, या दिया लेकिन लेट दिया। अगला आएगा, आपको TDS का रिटर्न भरना पड़ता है, आपने वो रिटर्न लेट फाइल किया या फिर उसको फाइल ही नहीं किया, या उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा गलत फिल किया। तो इस तरह से आपके ये 8 टाइप्स ऑफ TDS नॉन कंप्लायंस होते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ TDS नॉन कंप्लायंसेस। पहला है नॉन डिडक्शन या शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS। एग्जाम्पल ही हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे। अभी देखो, ये जो क्लाइंट है इसने CA के पास से प्रोफेशनल सर्विसेज क्यों ली रहेंगी, अपने बिजनेस के लिए रहेंगी, तो इसलिए ये क्लाइंट जब अपना P&L अकाउंट बनाएगा तो इसके अंदर यहाँ पे खर्चा दिखाएगा कि भाई 1 लाख रुपए का मैंने पेमेंट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। लेकिन अगर इस क्लाइंट ने TDS जो था वो डिडक्ट नहीं किया या शॉर्ट डिडक्ट किया, तो उस केस में ये जो 1 लाख रुपये का आपको दिया है, यहाँ पे आप 1 लाख रुपये खर्चा दिखा नहीं सकते, आप यहाँ पे सिर्फ 70,000 का खर्चा दिखा सकते हो। अगर आप रेसिडेंट हो तो 30% का आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाता है। ये पहला। 30% डिसअलाउंस के अलावा आपको इंटरेस्ट भी लगता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ अंडर सेक्शन नंबर 2011। अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि 1% किस तरह लगता है। मान लेते हैं ऊपर वाले एग्जांपल में जो मेरे को TDS डिडक्ट करने का था, ये पेमेंट की डेट हम मान लेते हैं 10 मई, मतलब इस डेट तक इस क्लाइंट को इसका TDS डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट ने इसका TDS डिडक्ट कब किया मालूम है क्या? 25 जुलाई को डिडक्ट किया। तो मई का महीने में करना चाहिए था, तो मई, जून, जुलाई, टोटल 3 महीने का हम डिले पकड़ेंगे इसको। पार्ट ऑफ द मंथ रहा तो भी हम उसको फुल कंप्लीट मंथ, तो 3 महीने का डिले रहा एट द रेट ऑफ 1%, तो 3% का आपको डिले हुआ है। अब 10,000 का TDS डिडक्ट करना था, इसके ऊपर 3 महीने के लिए 1% इज इक्वल टू 300 रुपये का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा साथ में। अब सेकेंड है अपना नॉन डिपॉजिट, या आपने अगर लेट डिपॉजिट किया किसको, गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ अंडर सेक्शन नंबर 2011। ये भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ऊपर का एग्जांपल ही देखते हैं। आपको आपने इसको पेमेंट कब किया है, 10 मई को किया है, तो मतलब इसको आपने पेमेंट किया तो अगले महीने के 7-6 इस तारीख तक आपको पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन आपने पैसा कब दिया है मालूम है क्या? 10/9 को आपने पैसा दिया है। वैसे देखा जाए तो डिले इतना ही है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन नंबर 2011 है, आपको इंटरेस्ट कैसा लगता है, आपने TDS तो लेट ही डिडक्ट किया है, तो ये क्या बोलता है, लेट ही पे किया है। तो मई का मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% इंटू 10,000 रुपीज़। 500 रुपये का आपको यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ऊपर के एग्जांपल में 300 भरना पड़ा, और यहाँ आपको 500 रुपये का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मान लो कि आपने पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर बहुत टाइम तक आपने पैसा नहीं दिया ना, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर डिमांड रेस करती है, और डिमांड के अंदर क्या लिखा रहता है कि पेनल्टी भरनी पड़ेगी आपको अंडर सेक्शन नंबर 221 कितना, अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स, उतनी ही आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एज पर सेक्शन नंबर 276B आपके ऊपर जेल हो सकती है 7 साल तक की। थर्ड है अपना लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न। ये सिंपली क्या बोलता है, अगर आपने TDS का जो रिटर्न है वो रिटर्न लेट फाइल किया, मैंने आपको पहले ऊपर ड्यू डेट मेंशन की थी, आप क्वार्टरली भरते हो, जैसे पहला आपका क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो आप 31 जुलाई तक आपको क्या करना पड़ता है, आपका रिटर्न भरना पड़ता है। यहाँ से आप मान लेते हैं आपने रिटर्न भरा है आपका 7 अगस्त को भरा है, तो डिले कितना है आपका यहाँ पे 7 दिन का है, तो हर दिन का 200 रुपये, 1400 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फाइलिंग का आपको फीस भरनी पड़ेगी।
इसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है अंडर सेक्शन नंबर 271H, जो कि 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। लेकिन जनरली आप इस पेनल्टी को अवॉइड कर सकते हो अगर आप उसका रिटर्न विद इन 1 ईयर फाइल कर दो। अपना लास्ट केस है वो क्या है, अगर आपने TDS का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। कौन इशू करता है? पिछले एग्जांपल में हमने जो देखा, जो आपका क्लाइंट रहेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई मैंने आपका TDS इतना डिडक्ट किया। अगर आप TDS का जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं करते तो उस केस में आपको पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन नंबर 272A सब क्लॉज 2। कितनी लगती है? 500 रुपये पर डे से लेके 1 लाख के बीच में इतनी पेनल्टी लगती है। तो जब भी आप TDS की प्रोविजंस को देखो, उसे कंप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे ये सर्टिफिकेट आपको कब तक देना पड़ता है? इसका आपको एक ही बार सर्टिफिकेट देना है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, जो कि होता है 15 जून को। 15 जून को आपको इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अप टू 15 जून। सो नाउ हाउ डू यू फिक्स इट? सिंपल है। पहला आप एक काम करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप वॉलंटरीली पे कर दो अंडर सेल्फ असेसमेंट। दूसरा आप एक काम करो, लेट फीस भरो अंडर द डिलेड रिटर्न। थर्ड है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है उसको आप TDS का जो रिवाइज रिटर्न है उसके थ्रू सुधार सकते हो ऑन ट्रेसेस। एंड लास्ट पॉइंट है, जब भी आप TDS का रिटर्न भरते हो तो जो भी आपके पैन को अच्छी तरह वेरीफाई करो और साथ में कंप्लायंस का एक सॉफ्टवेयर रखो ताकि आप कोई भी एरर ना करो। ऑलवेज रिमेंबर दैट TDS compliance is necessary. TDS compliance can save you from interest, disallowances and litigations. So make sure you comply all the TDS provisions. Okay, thank you.